And before we take any of those stories, let's cut across live to Arvind Kejriwal, who is addressing the media in capital Delhi. लोगों ने दो सरकारें चुनी थी, केंद्र सरकार बीजेपी की और दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की। उसको अब 10 साल हो गए। इन 10 सालों में आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने क्या क्या काम किए, आज अगर आप मुझे बताने के लिए बोलें तो शायद मुझे 2-3 घंटे भी कम पड़ें। इतने काम किए, इतने काम किए, इतने काम किए। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, सीवर में, सड़क, इतने काम किए हम लोगों ने कि मैं कई घंटों तक काम गिना सकता हूँ। लेकिन जो दूसरी सरकार थी, जो दिल्ली के लोगों ने केंद्र सरकार चुनी थी बीजेपी की, उन्होंने 10 साल में एक भी ऐसा काम नहीं किया जो कि आज प्रधानमंत्री जी अपने 43 मिनट के भाषण में आप लोगों को गिना के गए होंगे। अगर उन्होंने 10 साल में काम किए होते तो शायद आज उन्हें दिल्ली के लोगों को इतनी गालियां देने की ज़रूरत ना पड़ती। वो अपने काम गिनाते, वो गालियां ना देते। जो व्यक्ति काम करता है वो गाली नहीं देता। जब कोई आदमी काम नहीं करता तो फिर उसे गालियां देनी पड़ती है। वो गालियों के बस पे चुनाव लड़ता है। 2020 में प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के लोगों से कई वादे किए थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी आए थे। ये बीजेपी का संकल्प पत्र है। इसमें कई सारी बातें लिखी हुई है। इसमें प्रधानमंत्री जी कह के गए थे 2020 में, साफ साफ इसमें लिखा है 2022 तक दिल्ली में सब लोगों को पक्के मकान दे दिए जाएंगे। ये इस संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री जी ने बोला, 2020 में बोला उन्होंने। 2022 तक दिल्ली में सब लोगों को पक्के मकान दे दिए जाएंगे। 2020 से लेके 2025 तक आज प्रधानमंत्री जी 1700 मकानों की चाबी दे के गए हैं। इसके पहले कालका जी में 3000 मकानों की चाबियां दी थी, तो मोटे मोटे तौर पे 4700 मकान बनाए हैं 5 साल में। 4700 मकान बनाए हैं 5 साल में। दिल्ली में 4 लाख झुग्गियां हैं, 15 लाख लोगों को मकान चाहिए। 4700 मकान इन्होंने 5 साल में बनाए हैं। मुझे लगता है कि शायद 200 साल का प्रोग्राम बीजेपी ने बनाया है। ये संकल्प पत्र 5 साल का नहीं है, 200 साल का है। 200 साल भी इस रेट पे अगर 5-5 साल में 1700 मकान बनेंगे तो ये जो झुग्गी झुग्गी में जाके कह रहे हैं पक्के मकान देंगे, तो अगले 1700 मकान जो हैं वो 2030 के चुनाव के पहले बन के तैयार होंगे। और शायद वो देने की जरूरत भी ना पड़े, जिस तरह से ये झुग्गियां उजाड़ रहे हैं। पिछले 5 साल के अंदर इन लोगों ने झुग्गियां तोड़ तोड़ के 2,78,796 लोगों को बेघर कर दिया। प्रधानमंत्री जी वादा करके गए थे मैं तुमको पक्के मकान दूंगा, लेकिन धोखा दिया, पीठ में छुरा घोंपा। लोगों के बच्चों को सड़क पे लाके, कितने सारे ऐसे इनके नेता जाते हैं झुग्गियों में सोते हैं और 2 महीने के बाद उन्हीं झुग्गी वालों को उनकी झुग्गियां तोड़ के उनके बच्चों को सड़क के ऊपर, भरी ठंड के अंदर सड़क के ऊपर सोने को मजबूर कर देते हैं। 2,78,796 लोगों को इन्होंने 5 साल के अंदर बेघर किया। आज मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मेरी बात नोट कर लेना। 2030 के चुनाव में अगर इन लोगों को वोट दे दिया, 2030 के चुनाव के पहले दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ देंगे। 1700 फ्लैट भी नहीं देने वाले अगले 2030 के चुनाव तक। ये सारी झुग्गियां तोड़ देंगे, एक भी पक्का मकान ये लोग नहीं देने वाले। ये लोग गरीबों के दुश्मन हैं ये लोग। और जो 3000 कालका जी में मकान दिए हैं इन्होंने, एक बारी जाके देख लो, नरक से भी बदतर है वो। लोग कह रहे हैं इससे तो झुग्गी अच्छी थी, पक्के मकान क्या दिए।
नरक से भी बदतर दशा है वहां पे। लोगों की न सीवर है, न पीने का पानी है, कुछ भी नहीं है वहां पे। पूरी 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 बुरी हालत है वहां पे लोगों की जो कालका जी के अंदर रह रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी 10 साल के बाद आके 3 कॉलेजेस का शिलान्यास करके गए। कॉलेज शुरू नहीं हुए अभी, आज भूमि पूजन हुआ है, आज शिला रखी गई है, शिलान्यास हुआ है, नींव रखी गई है उन कॉलेजों की। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी 10 साल लग गए आपको 3 कॉलेजों की शिला रखने में। इन 10 सालों में जब तक आप शिला रख रहे थे, इन 10 सालों में मैंने 22,000 क्लासरूम बना दिए, 3 नई यूनिवर्सिटी बना दी, 11 नए वोकेशनल कॉलेज बना दिए और 6 यूनिवर्सिटी कैंपस बना दिए। जितना टाइम आपको 3 शिलान्यास रखने में लगा, उतने टाइम में हम लोगों ने 22,000 क्लासरूम बना दिए, 3 नई यूनिवर्सिटी बना दी, 6 नए यूनिवर्सिटी कैंपस बना दिए और 11 नए वोकेशनल कॉलेजेस बना दिए। हमारी काम करने वाली सरकार है, हमारी शिलान्यास रखने वाली सरकार नहीं है जो चुनाव के पहले आती है और शिलान्यास रख के चली जाती है। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आप तो इतने ताकतवर आदमी हैं, आपके पास अथाह पैसा है, भारत सरकार के पास अथाह पैसा है, आपके पास इतनी पावर है, अथाह पावर है। एलजी आपका, पुलिस आपकी, 7 एमपी दिल्ली के आपके। मैंने 3 नई यूनिवर्सिटी बनाई, आप 30 नई यूनिवर्सिटी बनाते दिल्ली के अंदर, और आज आपको हमें गालियां देने की जरूरत नहीं पड़ती। आज आप दिल्ली के अंदर आते, दिल्ली के लोग आपको सर आंखों पे उठा लेते। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, मैंने 22,000 क्लासरूम बनाए, आप 1 लाख क्लासरूम बना देते प्रधानमंत्री जी, लंबी लकीर खींचते। केजरीवाल ने इतना काम किया, उसके सामने लंबी लकीर खींच देते, केजरीवाल छोटा बन जाता। लोग आपकी वाह वाह करते। आपको मुझे गाली 39 मिनट तक आपको गालियां देने की जरूरत ना पड़ती अगर आप कुछ काम करके दिखाते प्रधानमंत्री जी। आपकी वाह वाह होती। मैंने 530 मोहल्ला क्लिनिक बनाए 5 साल के अंदर दिल्ली में, आप 5,000 मोहल्ला क्लिनिक बना देते प्रधानमंत्री जी, आपकी वाह वाह होती दिल्ली के अंदर। केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, झाड़ू को कोई पूछता ही नहीं। आपको मुझे गाली देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप, मैंने 5 नए अस्पताल बनाए पिछले कुछ सालों में, आप 50 नए अस्पताल बनाते दिल्ली के अंदर, प्रधानमंत्री जी आपकी वाह वाह होती। लोग कहते भाई प्रधानमंत्री ने बड़ा। आपको आज 39 मिनट तक केजरीवाल को और मोहल्ला आम आदमी पार्टी को और दिल्ली के लोगों को गालियां देने की जरूरत नहीं पड़ती। पिछली बार याद करो, इसमें भी लिखा हुआ है, इनके संकल्प पत्र में लिखा है, 40 पूर्वांचली समाज के साथ सबसे बड़ा धोखा किया है भारतीय जनता पार्टी ने। सबसे बड़ा धोखा पूर्वांचली समाज के साथ किया। हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के गरीब भाई दिल्ली में आते हैं, या तो पढ़ने आते हैं या नौकरी ढूंढते हुए आते हैं। उन्हें दिल्ली में किराए पे रहने के लिए जगह नहीं मिलती, तो वो कच्ची कॉलोनियों के अंदर सस्ते किराए पे या तो ले लेते हैं जगह, और या खरीद लेते हैं सस्ती कच्ची कॉलोनियों के अंदर। तो कच्ची कॉलोनियों में दिल्ली के अंदर लगभग मोटे मोटे तौर पे सब पूर्वांचल समाज के लोग रहते हैं। दिल्ली के अंदर कच्ची कॉलोनियों में 2014 के पहले कोई काम नहीं होता था, नरक की जिंदगी थी। 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने लोगों को इज्जत और सम्मान की जिंदगी दी। हमने अपने पूर्वांचल समाज के भाइयों के लिए सड़कें बनाई, गलियां बनाई, स्ट्रीट लाइट्स लगवाई, नालियां बनवाई, सीवेज सिस्टम दिया, पानी की पाइपलाइन बनवाई, सीसीटीवी कैमरे लगवाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, उनको इज्जत की जिंदगी दी। 2020 में मेरे को याद है, शायद 5 दिसंबर का दिन था, जब हरदीप पुरी जी और ये आए थे और दिल्ली के लोगों को, पूर्वांचल समाज के लोगों को 2019 या 2019 के पहले वो प्रॉमिस करके गए थे, 40 लाख दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों के लोगों को हम मालिकाना हक देंगे, उनकी रजिस्ट्री कराएंगे। 5 साल में 25,000 लोगों की रजिस्ट्री हुई है।
40 लाख के मुकाबले 25,000 लोगों की। तो लोग कहने लगे हैं, जो कहते हैं वो तो कम से कम बिल्कुल नहीं करते ये लोग, और कुछ करे ना करे जो ये वादा करते हैं वो तो आप ये लिखवा लो कि ये बिल्कुल नहीं करते। आज प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है, कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। तो 3 आपदा भाजपा के अंदर आई हुई है और एक आपदा दिल्ली में आई हुई है, वो है कानून व्यवस्था। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टरों की गोलियां चल रही हैं, लेकिन अमित शाह को सुनाई नहीं दे रही। दिल्ली के अंदर महिलाएं रो रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, उनकी चीख पुकार अमित शाह के और मोदी जी के कानों तक नहीं पहुंच रही। व्यापारी रो रहे हैं, व्यापारी दया की भीख मांग रहे हैं, गैंगस्टरों से व्यापारी जो है सुरक्षा मांग रहे हैं, लेकिन इनके कानों तक उनकी आवाज नहीं पहुंच रही। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने अमित शाह जी को कहिए, अगर उनको थोड़ा सा समय सरकारें तोड़ने, जोड़ने, एमएलए खरीदने से समय मिल जाए तो थोड़ा सा समय दिल्ली की कानून व्यवस्था पे भी दे दें। और जो काम दिल्ली सरकार कर रही है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, उस काम को लोग आपदा नहीं आशीर्वाद कहते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप। नहीं नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। एलजी साहब कुछ भी बोलते रहते हैं। एलजी साहब ने जो आदेश दिए उस पर क्या कह रहे हैं, वो जो 22 नवंबर को आदेश दिए, चोर चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, फिर कह रहा पूरी दुनिया चोरी कर रही है इसलिए मैंने भी कर ली। ₹2700 करोड़ का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता, मैं गाली गलौज की राजनीति नहीं करता, मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करता, ये मैं भी कर सकता हूं। मैंने काम इतने किए हैं 10 साल के अंदर, मैं अपने कामों की राजनीति करना चाहता हूं, गाली गलौज की राजनीति मैं नहीं करता। हमारे सामने एक ही मकसद होता है, दिल्ली के व्यक्ति का कैसे फायदा होगा। अगर दिल्ली के व्यक्ति का फायदा, आम आदमी का फायदा केंद्र सरकार की योजना से होता है, हम केंद्र की योजना लागू कर देंगे। अगर हमें लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने कोई अच्छी योजना लागू कर दी, हम उसे दिल्ली में लागू कर लेंगे। हमें लगता है तमिलनाडु की सरकार ने कोई अच्छी योजना लागू कर ली, हम उसे लागू कर देंगे। हम इस चक्कर में नहीं करता तेरी योजना मेरी योजना, तेरी योजना मेरी, हम इस राजनीति में नहीं पड़ते। वो लोग कह रहे हैं हमारी योजना लागू नहीं की। दिल्ली की आयुष्मान भारत की बात कर रहे हैं ना, हमने कई बार बता दिया कि किस तरह से आयुष्मान योजना दिल्ली के आयुष्मान योजना कहती है जिसके पास स्कूटर है, जिसके पास कार है, जिसके पास पक्का मकान है, जिसके पास टीवी है, जिसके पास फ्रिज है, उसको अस्पताल की सेवाएं नहीं मिलेंगी। बचा कौन दिल्ली में, बता दो कोई। एक मिनट, कोई बचा ही नहीं। हमारी योजना कहती है जिसके पास मर्सिडीज गाड़ी है उसका भी इलाज हम फ्री में कराएंगे। बताओ क्या दिक्कत है, हमारी योजना अच्छी कि उनकी योजना? मैं करा दूंगा, आ जाओ, मैं करा दूंगा, मैं करा दूंगा। एक बारी बैठो बैठो, मैं कराऊंगा, मैं कराऊंगा, मैं कराता हूँ, मैं कराता हूँ। बैठो 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 बैठो। इसका इनका एक बारी नाम नंबर वगैरह ले लो जरा सारे। मैं कराऊंगा भाई साहब आपका इलाज, बेस्ट से बेस्ट, बेस्ट से बेस्ट इलाज कराऊंगा आपका, चिंता ना करो, भाई हो मेरे। हाँ, मैं आपका पूरा इलाज कराऊंगा भाई साहब, चिंता ना करो। थैंक यू। Out against
Prime Minister Modi's speech earlier in the day, in which he blasted the Aam Aadmi Party for not doing enough for the people of Delhi. But Arvind Kejriwal there hitting back at Prime Minister Modi, saying that he made false promises in 2020 and that the central government has been obstructing the work being done by the Delhi government. The gloves are off, ladies and gentlemen, as the Delhi State Assembly elections approach. Bear in mind, the Election Commission of India is set to announce the dates for the Delhi State Assembly elections set to be held in the month of February. The Election Commission will be announcing it on the 7th or 8th of January from what we understand. But even as the dates get announced, the gloves have come off. Direct attacks by the Prime Minister on the Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal. Arvind Kejriwal now hitting back and recounting all the work done by the Aam Aadmi Party. And in fact, even responding to direct attacks like the Sheesh Mahal jibe of the Prime Minister, and pointing out why the problem right now is for the BJP in Delhi, because they don't have a prime ministerial face. They don't have a chief ministerial face, beg your pardon. So, Arvind Kejriwal hitting back at Prime Minister Modi for the 43-minute-long speech that he made earlier in the day. BJP has no chief minister face in Delhi. That's the word coming in from Arvind Kejriwal, countering Prime Minister Modi's remarks, countering Prime Minister Modi's Aapada jibe. It's a no-holds-barred political battle right now that is brewing in Delhi as the state assembly elections approach. Prime Minister Modi today speaking on the occasion of laying the foundation for 2 new Delhi University campuses and a college named after Veer Savarkar as well, while inaugurating major housing and infrastructure projects in the national capital. And speaking on that occasion, Prime Minister Modi launched a scathing attack on the Aam Aadmi Party, labeling it as an aapada or a disaster for Delhi. He accused the city's government of rampant corruption across sectors including education, pollution control and the liquor trade, and warned that the capital's condition would deteriorate further if the Aam Aadmi Party's reign continued. With the assembly elections just weeks away, the Prime Minister asserted that Delhi had begun a war against the aapada and had resolved to bring about change. Taking a dig at Aam Aadmi Party Supremo Arvind Kejriwal, Modi said that while others focus on building Sheesh Mahals, his vision is to ensure homes for every citizen. Calling out the Aam Aadmi Party for glorifying corruption and making false promises, Modi urged citizens to reject such politics and prioritize progress and integrity. बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया।
लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। UP Chief Minister Yogi's slogan has now officially entered Delhi elections. After Maharashtra and UP by-elections, BJP has put up posters of "Na batenge, na katenge" in Delhi's Rajendra Nagar. In its unity pitch, BJP altered UP Chief Minister Yogi Adityanath's controversial slogan "Batenge to katenge" to "Na batenge, na katenge." The Delhi elections are just weeks away, and political temperatures in the meanwhile are rising, with now the BJP putting up posters of "Na batenge, na katenge" in Delhi, a slogan originally from UP Chief Minister Yogi Adityanath and used before in the by-elections of UP and after the Maharashtra elections. Now it is now arrived in the campaign trail of the Delhi elections of 2025. Vice President Jagdeep Dhankar has lamented that the reference to Sanatana and Hindu in India evokes a baffling reaction from misguided people. He said that people who react to these terms without understanding the depths of the words and their meaning are misguided souls driven by a dangerous ecosystem. Addressing the International Congress of Vedanta organized at JNU, Dhankar said it was ironical and painful that in this country, the reference to Sanatan, reference to Hindu, evokes baffling reactions beyond comprehension. He said, and I quote, "Rather than understand the depth of the words, their deep meaning, people tend to be in a reaction mode at the drop of a hat." Dhankar dubbed such people as souls which are misguided themselves. He said such people are driven by a dangerous ecosystem that is a threat not only to society but to themselves. The Vice President said that at a time when global disciplines are embracing the Vedanta philosophy, there are some in this land of spirituality who dismiss Vedanta and Sanatani text as regressive. Moving on. Student organization Yuva Shakti staged massive protests in Patna, blocking both roads and rail routes, demanding the cancellation of the 70th BPSC or Bihar Public Service Commission PT examination. The protests intensified as supporters of Purnia MP Pappu Yadav blocked the Bakhtiarpur National Highway, shutting down the main road near Didarganj Toll Plaza. Protesters have accused the Bihar Public Service Commission or BPSC of conducting the exam unfairly, with allegations of a paper leak circulating among students. The agitated students claimed that the government and the BPSC have jeopardized their futures by not ensuring a transparent process. The BPSC controversy has gained further attention, with Prashant Kishore, founder of the Jan Suraj Party, now on the second day of a fast unto death at Gandhi Maidan in Patna. Authorities, meanwhile, are reportedly investigating the protesters, with cases being registered against many, including Prashant Kishore, for holding a sit-in without permission. Meanwhile, in a show of solidarity, left-leaning student organizations have gathered in large numbers to surround the residence of Bihar's Chief Minister Nitish Kumar, led by CPI MLA Sandeep Saurabh. The protesters marched from Kargil Chowk towards the Chief Minister's house, demanding immediate action. कारगिल चौक से लेफ्ट विंग के जो छात्र संगठन हैं
उनके जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकले हैं। रास्ते में पुलिस के साथ झड़प हुई है, हल्का बल प्रयोग भी हुआ है। और ये यहाँ पर गांधी मैदान के पास ही, यहाँ देखिए, ये जो दूसरी बैरिकेटिंग है वो बैरिकेटिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं से आगे मुख्यमंत्री आवास की तरफ रास्ता जाता है। पुलिस ने यहाँ बैरिकेटिंग लगा रखा है। और देखिए AISF, SFI और ये जो छात्र संगठन हैं उनसे जुड़े हुए छात्र संगठन जो है उनके नेता कार्यकर्ता हैं। इसमें BPSC के अभ्यर्थी और छात्र नहीं हैं। इसके पहले जो लाठीचार्ज हुआ, जब छात्र संसद होने के बाद प्रशांत किशोर के नेतृत्व में छात्र निकले थे, वो छात्र थे, लेकिन ये छात्र नहीं हैं। ये देखिए बैरिकेटिंग टूट गई है। यहाँ देखिए बैरिकेटिंग तोड़ दी गई है और ये छात्र यहाँ आगे निकल गए हैं। पूरी बैरिकेटिंग तोड़ दी गई है। ये दूसरी बार बैरिकेटिंग टूटी है यहाँ पर। और ये छात्र, पुलिस प्रशासन यहाँ पर देखती रह गई है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर वज्र वाहन लगा हुआ है, वाटर कैनन देखिए मंगाया गया। लेकिन यहाँ पर जो छात्र हैं, छात्रों के समर्थन में जो छात्र नेता हैं, उन्होंने दूसरी बैरिकेटिंग तोड़ दी है। और अब डाकबांग्ला चौराहे की तरफ, डाकबांग्ला चौराहे से होकर ही मुख्यमंत्री आवास तक का रास्ता जाता है। और ये दूसरी बैरिकेटिंग तोड़ करके पुलिस की बैरिकेटिंग, पुलिस के तमाम जो इंतजामात हैं यहाँ पर, वो धरे के धरे रह गए हैं। Shifting focus away from Bihar to Karnataka, where, while stepping up its attack in the contractor suicide case allegedly due to harassment by Priyank Kharge's close aide, the BJP is set to stage a massive protest in the minister's home district of Kalaburgi. Today, the Karnataka unit of the Bharatiya Janata Party also escalated its demand for the resignation of Congress Party Minister Priyank Kharge. The party reportedly couriered the suicide note of civil contractor Sachin Panchal to Congress leaders Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge as part of its protest. The BJP claimed that the suicide note accused Raju Kapanur, who is a close associate of Minister Priyank Kharge, of cheating the victim of 15 lakh rupees in a tender-related issue. The suicide note further alleged that Kapanur demanded 1 crore rupees and threatened Sachin's life, naming 4 others as accomplices. Congress party leaders, including Chief Minister Siddaramaiah, rallied behind Priyank Kharge, defending him against the BJP's allegations. Like I said, BJP needs to do their homework. Am I an accused? Unlike what it was there in the earliest suicide case during the BJP regime, where the person who committed suicide stated that I am committing suicide because of the then RDPR minister, Mr. Ishwarappa. Is there a sentence like that? Am I one of the 8 accused? So the BJP is trying hard to establish their leadership, to give their report card to Nadda ji, Amit Shah ji and Modi ji, saying this is the number of times we have scolded Siddaramaiah ji, this is the number of times we have scolded Kharge Sahab, this is the we have over 1,000 times we have raised slogans against Priyank Kharge. Their leadership is based on how many times they take my name. We are not questioning, we are not telling him that he is the culprit. But he is not accused at this point of time. If you don't want to put him in the accused list, then there is nothing that we can say. But one thing is that people will say who is accused. Sir, and I am telling only one thing, that when Mr. Siddaramaiah himself, he is under scanner, how can he tell others? That's why he is not able to take the, ask Mr. Priyanka Kharge to resign. Why the Siddaramaiah Chief Minister has given the clean sheet to the Priyanka Kharge? His involvement is not there. His involvement, his aide's involvement is there. Then it is linked to the Priyanka Kharge. So there must be some impartial inquiry to conducted. So only the inquiry impartial, it is only done by the CBI only. So it is not possible to get the justice through COD inquiry because of the attitude of the Chief Minister, attitude of the Priyanka Kharge. So we insist for the CBI inquiry, and giving clean sheet without inquiry, it is not a good thing as an administrator, as a Chief Minister of Siddaramaiah. I have already visited the family. The matter is under investigation. BJP is unnecessarily politicizing the issue and taking Priyank Kharge's name
so which is totally unacceptable. In the death note also, Mr. Sachin, he has not mentioned anywhere in his note, he has mentioned Priyank Kharge's name. BJP strongly demand his resignation. That is all political, you see. Priyank is doing well, so he is, in fact, running his administration pro people and is development minded. They are jealous of that. That's the reason why they are indulging in such sort of activities. From Karnataka to Tamil Nadu, where keeping the pressure on Tamil Nadu's DMK government over the sexual assault case in the Anna University campus in Chennai, the BJP began their protest march from Madurai to Chennai. Titled Justice Rally, the protest march is expected to cover a distance of 450 kilometers. The party's women's wing president, Umarati Rajan, is leading the march in Chennai. The protesters will meet Governor R.N. Ravi and will hand over a memorandum regarding crimes against women. However, the police allegedly began to detain BJP functionaries ahead of the march. திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சிக்கு எதிராக அவங்களுடைய தவறான செயல்களுக்கு நாங்க ஒரு பேரணி நடத்தணும்னு பார்த்தாக்கா இல்ல ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணணும் பார்த்தாக்கா எங்கேயுமே எங்களுக்கு பர்மிஷன் கொடுக்கப்படுறது இல்ல. அதுக்கு காரணம் எது பேசினாலும் உண்மை மட்டும்தான் பேசுவோம். அப்படி திராவிட முன்னேற்றக்காரங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். மாண்புமிகு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு நல்லாதான் தெரியும். அதனால பர்மிஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க. நாங்க பேசுற விஷயம் இன்னைக்கு மக்கள் காது கொடுத்து கேக்குறாங்க. அவங்க உண்மைதான் பேசுவாங்க. அதுக்காக என்ன சொல்ல வராங்கன்னு கேக்குறதுக்கு தயாரா இருக்காங்க. இன்னைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பாஜக பார்த்து ஒரு பயத்திலே தான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு. அடுத்த நாள் காலையில என்னத்தான் இவங்க அப்படியே எங்களை பார்த்துட்டு பேச போறாங்க, கேள்வி கேட்க போறாங்கன்னா அந்த பயத்துல தான் இருக்காங்க. நாங்க எந்த கேள்வி கேட்டாலும் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் கிட்ட ஒரு பதில் இல்ல. அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல நிச்சயமாக இந்த பேரணி இன்னைக்கு இல்ல, எங்க இருந்தாலும் இந்த பேரணி நியாயம் கிடைக்கிற வரைக்கும், நீதி கிடைக்கிற வரைக்கும் இந்த போராட்டம் நடத்துவாங்க. The BJP has also slammed the state government over the leak of the FIR in which the victim's identity was revealed. Meanwhile, BJP State President Annamalai alleged that the BJP functionaries are being detained by the police to intentionally stop the rally. Reputed university, Anna University, in the campus, a second-year engineering student, a young lady, was sexually assaulted by a group of men on the campus, and her companion subjected to violence. It has become obvious and clear उस इंसिडेंट के बाद बड़ा स्पष्ट हो गया था कि ये जो सेक्सुअल असॉल्ट जिन्होंने किया था, इसका जो परपेट्रेटर of this vicious crime, this violence against a young student, was a man called Ganashekaran. Ganashekaran has been arrested due to the hue and cry made by the people and the general outrage at this crime. And it has come to light that Ganashekaran is not some simple sexual offender, but he is a DMK functionary with many instances and photographs and evidence of him hobnobbing with the top leadership of the DMK party. In a big development, a special NIA court awarded life imprisonment to 28 convicts of the murder of 22-year-old Chandan Gupta, who was killed during a communal clash in Kasganj on the 26th of January 2018. The incident happened during a Tiranga Yatra taken out by the VHP and the ABVP on Republic Day. मेरे भाई की निर्मम हत्या की गई। यह देश की पहली घटना थी जो देशभक्त हाथों में तिरंगा लेकर निकलता है और विधर्मियों द्वारा उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आज माननीय न्यायालय न्यायमूर्ति श्री विवेकानंद शरण त्रिपाठी जी द्वारा ऐतिहासिक फैसला दिया गया है और सभी लोगों को आजीवन कारावास
और 10 वर्ष का कठोर कारावास सजा सुनाई गई है। The special court convicted the 28 under multiple sections of the Penal Code, including murder and attempt to murder, as well as the Prevention of Insult to National Honor Act of 1971. Two other accused, Nasiruddin and Asim Qureshi, were acquitted in the case. इसमें अभी तो ये था कि जो है क्वांटम पे बहस हुई थी और जो है फाइंडिंग जो है वो हम लोगों को मालूम नहीं है। जजमेंट देखेंगे उसके बाद मालूम होगा। जितनी सजा सुनाई गई है वो हम लोगों को मालूम होता है। सबको जो है 302 की सजा मिली है। 302 में जो है 2 ही सजाएं हैं, या तो मौत की सजा है या जो है आजीवन कारावास है। आजीवन कारावास की सजा दी गई है। मांग की थी हम लोगों ने कैपिटल सेंटेंस की, लेकिन इसमें जो है जो मेन रोल था जिसका गोली मारने का रोल था चंदन को, तो वो सलीम जो है उसकी हेल्थ कंडीशन, उसकी दोनों किडनियां खराब हो गई थी और उनके वकील ने जो है सारे जो अस्पताल के डॉक्यूमेंट्स थे, चिकित्सा के डॉक्यूमेंट्स थे, वो सारे लगाए थे। उसके आधार पे उन्होंने किया। One of the 28 convicts, Munazir Rafi, is already in jail in connection with Kasganj lawyer Mohini Tomar's murder on the 3rd of September 2024. Rest of the 27 accused were out on bail but have now surrendered before the court. सारे अभियुक्तों को जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 2 लोग जो छोड़े गए हैं उनके खिलाफ जो है अपील की जाएगी। सलीम, वसीम, नसीम, जाहिद और जग्गा, आसिफ कुरैशी, असलम कुरैशी, असीम कुरैशी, नसरुद्दीन, अकरम, तौफीक, किल्लन, शबाब, राहत, सलमान, मोहसिन, आसिफ जिमवाला, साकिब, बबलू, निशु, वासिफ और 10 अन्य लोग हैं।